बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Vector analysis book to follow. Question: if the angle between the vectors having magnitudes 2 and 5 is 30 degree, then find their scalar product. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो पहले हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ दो तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक तो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई हैं। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है और उनके दरमियान एंगल जो है वो क्या है, 30 डिग्री। हमने मालूम करना है कि उनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 2 एंड 5 इज 30, देन फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 2 और 5 है उनके दरमियान एंगल 30 डिग्री हो तो स्केलर प्रोडक्ट मालूम करें। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो जो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 2 और 5 है वो वेक्टर्स ए और बी हैं। यानी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड्स 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, देन द रिक्वायर्ड स्केलर प्रोडक्ट इज। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? ए डॉट बी is equal to A magnitude, B magnitude, cos theta, where theta is the angle between A and B। ये लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में है और उसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है इस लेक्चर में, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैंने ए मैग्नीट्यूड की जगह 2 लिख दिया। साथ ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या है? 5, तो मैंने बी मैग्नीट्यूड की जगह 5 लिख दिया। और ये भी दी हुई है इंफॉर्मेशन कि उन दोनों के दरमियान एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली पहले हमने ए डॉट बी की डेफिनेशन की मदद से उसका फॉर्मूला लिखा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, फिर ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 जो कि दी हुई थी, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 जो कि दी हुई थी और थीटा की वैल्यू 30 कॉस 30 डिग्री। अब 2 इंटू 5 एज इट इज़ और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। √3/2, ये 2 डिनोमिनेटर वाला जो है न्यूमरेटर 2 से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? 5√3। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। जो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 2 और 5 थी और उनके दरमियान एंगल 30 डिग्री था, उनकी डॉट प्रोडक्ट ये आ गई है, उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गई है? 5√3। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पैटर्न है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप देखिए, अगर एग्जामिनर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 सिर्फ कुछ चेंज ना करे, सिर्फ इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 कर दे और बाकी कुछ चेंज ना करे, तो जाहिर बात है फिर यहाँ हम 2 की जगह 3 लगाएंगे और वो फिर इस 2 के साथ कैंसिल भी नहीं होगा और फिर उस सूरत में आंसर जो आएगा 15√3/2 आएगा। तो नया क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ एक थोड़ी सी चेंज करने से कि यहाँ आपने क्या किया, ए पहला जो वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड 3 कर दी। इसी तरह अगर कोई और एग्जामिनर जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 6 कर दे या कुछ और कर दे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा, या आप 30 डिग्री को 60 डिग्री कर दें तो फिर नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपने क्वेश्चन मेमोराइज नहीं करना, क्वेश्चन याद नहीं करना,
क्वेश्चन इस तरह के बेशुमार आ सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन का एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन। अब जाहिर बात है बुक में हम इतने क्वेश्चन तो नहीं दे सकते कि कभी मैं 2 की जगह 3 करूँ, 5 करूँ, 6 करूँ, 7 करूँ, तो चेंज कर करके तो दूँ आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपको नया क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो उस क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेटिव है जिनमें दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स और एंगल दिया गया हो। तो इस फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको स्ट्रेटजी जो जेन में रखनी है, वो क्वेश्चन नहीं जेन में रखना कि ये क्वेश्चन 2 और 5 होगा और 30 डिग्री होगा तो आप करेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने क्वेश्चन की स्ट्रेटजी जेन में रखनी है। अब मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज करता रहे, एंगल चेंज करता रहे, दैट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू यू। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k एंड b इज इक्वल टू 13i प्लस 2j माइनस 4k आर परपेंडिकुलर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना सिखाया था। तो वो हम उस दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये जो आपके पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, ये देखिए, अगर आपको एंगल निकालना हो तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। क्या आएगा, ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो कीपिंग दिस फार्मूला इन माइंड, we can show that these two vectors are perpendicular. अब ये भी आपको याद है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो हम सिंपली इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी, चूंकि उसने कहा है ना कि परपेंडिकुलर साबित करें। ये देखें, आपको उसने कहा हुआ है कि साबित करें वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर साबित करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है, उसके पहले फार्मूला लगाने की बजाय आप इसको, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करनी है, तो फार्मूला लगाने की बजाय आप वेक्टर ए की वैल्यू लगाएं। वेक्टर ए क्या था, 2i माइनस 3j प्लस 5k, और डॉट वेक्टर बी लगाएं आप 13i प्लस 2j माइनस 4k। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो क्या है जी, पहला पहले के साथ, ये जो आई का कोफिशिएंट 2 है और इधर आई का कोफिशिएंट 13 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और वो जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। यहाँ तो 2 इंटू 13 आ रहा है 26, तो वो हमने लिख दिया। फिर आपको याद होगा जे के कोफिशिएंट और जे यानी दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। जे का कोफिशिएंट -3 है, इधर जे का कोफिशिएंट 2 है, -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, वो लिख दिया। फिर फाइनली तीसरा तीसरे के साथ, यानी 5k इन 5k का जो कोफिशिएंट 5 है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे -4k के कोफिशिएंट -4 के साथ। तो -5 इंटू 5 इंटू -4 क्या आ जाता है, -20। अब आपको पता चल रहा होगा 26 -6 -20, ये -6 और -20 -26 हो जाएगा, और ये 26 कैंसिल होकर आपस में क्या रह जाएगा, 0। तो हमें ये पता चला कि जो दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए थे उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई है। तो ये उसी सूरत में होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। दिस शोज दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो होपफुली अब ये भी मैं बता दूं आपको कि ये भी क्वेश्चन जो है इसकी स्ट्रेटजी आपने देखनी है। क्वेश्चन नहीं देखना कि 2i माइनस ए जो है वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 5k और बी वेक्टर जो है 13i प्लस 2j माइनस 4k ही होगा तो वही परपेंडिकुलर होंगे, नहीं, वो कुछ और भी दे सकता है। बेशुमार और वेक्टर्स हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर हों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखनी है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर साबित करने हों तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 साबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 7k एंड 2i प्लस 6j प्लस xk आर परपेंडिकुलर।
एक्स की किस वैल्यू के ऊपर ये वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर होंगे। तो चूंकि फिर परपेंडिकुलर का जिक्र है, पिछले क्वेश्चन में तो आपने शो करना था कि परपेंडिकुलर हैं, यहाँ उसने पहले से दे दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर हैं, सिर्फ आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में आपने उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करनी थी, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित नहीं करनी बल्कि पहले से ले लेनी है, क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमने ले ली है, दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो ले ली है। क्यों बोला? क्योंकि गिवन है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू एक्स की वैल्यू मालूम कर। तो मैंने 2i+4j-7k की डॉट प्रोडक्ट 2i+6j+xk के साथ ले ली और जीरो सपोज कर उसको जीरो ले लिया। अब वो मैकेनिज्म याद है आपको, पहला पहले के साथ, यानी आई का कोएफिशिएंट 2 और इधर आई का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह दूसरा दूसरे के साथ, यानी जे का कोएफिशिएंट 4 और जे का कोएफिशिएंट 6 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 24। इसी तरह तीसरा तीसरे के साथ, यानी -7 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो -7x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 0। ये बन जाएगा 28 - 7x = 0। फिर ये 7x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 28 अपनी जगह रहेगा, तो 7x = 28, x = 28/7, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन याद नहीं करना, स्ट्रेटजी याद करनी है कि अगर दो वेक्टर्स पहले से ही परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो एक्स की या किसी और अल्फा बीटा वगैरह की जो वैल्यूज मालूम करनी है वो कैसे मालूम की जा सकती हैं। यानी उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके फिर उस रिलेशन को सॉल्व करके रिक्वायर्ड वैल्यूज मालूम की जा सकती हैं, जैसा कि यहाँ हमने सिंपल एक्स की वैल्यू मालूम की है। फाइनली एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं जो कि वंस अगेन एप्लीकेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट है। A particle is acted on by constant forces 5i plus 11j minus 9k and 3i plus j minus k is displaced from the point 7i plus 2j plus k to the point 5i plus 4j plus k. Find the total work done by the forces. एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट पे पहले से पड़ा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पे पहले से ही वो पड़ा हुआ है और उसको लेके गए हैं इस पॉइंट पे, और इन दो फोर्सेस की मदद से लेके गए हैं। तो बताएं कि वर्क डन क्या होगा। क्लियर हुई बात? जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो ये हैं, एक ये है और एक ये है, ये दो फोर्सेस हैं, और आप पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वर्क डन मालूम करने के लिए दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो टोटल फोर्स मालूम करनी है, और ऑब्वियसली वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगी, और एक डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है जो फोर्सेस ने पार्टिकल को ट्रेवल करवाया है, या यूं कहें कि डिस्प्लेसमेंट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो वो कैसे मालूम होगा वो भी देखते हैं। और सबसे पहले तो हमने फोर्सेस, ऑब्वियसली इन दोनों फोर्सेस का सम मालूम करना है, यानी एक फोर्स ये और एक फोर्स ये है। तो देखते हैं कि फिर कैसे इसको हम मालूम करते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ इनको ऐड ही करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, F1 हम सपोज कर लेते हैं पहली फोर्स 5i + 11j - 9k, और F2 फोर्स सपोज कर लेते हैं दूसरी वाली 3i + j - k। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपने टोटल रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है जो कि F1 + F2 होगा, तो वो आ जाएगी F = F1 + F2। F1 की वैल्यू लिखी 5i + 11j - 9k प्लस F2 की वैल्यू लिख ली 3i + j - k। अब ये i में ऐड होगा, j में ऐड होगा, k में ऐड होगा। तो 5i + 3i क्या हो जाएगा 8i, 11j + j 12j, -9k - k - 10k। ये आपके पास आ गया F1 + F2 फोर्स F। अब जैसे मैंने बताया दो काम करने थे, एक तो हमने फोर्स मालूम करनी थी जो कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जानी।
तो वो कैसे होगा, आपको याद होगा, आपने 7th चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है वेक्टर्स का। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह मालूम करते हैं कि जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल पहुंच गया है उसमें से उस पार्टिकल की पहला पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास क्या है, 5i प्लस 4j प्लस के, और इनिशियल क्या है, 7i प्लस 2j प्लस के। यानी अगर पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ और यहाँ गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना। तो वो कैसे आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो डी अगर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन डी जैसे मैंने अभी आपको बताया वो क्या आएगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। अब 5i माइनस 7i क्या हो जाएगा, -2i। 4k प्लस 2 -2k 4j -2j प्लस 2j, और k माइनस के कट जाएगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रह गया -2i प्लस 2j। वर्क डन का फॉर्मूला आप सबको याद है, कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट टी। तो फोर्स एफ जो है आपके पास थी 8i प्लस 12j माइनस 10k, और उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, वेक्टर डी के साथ, जो कि है -2i प्लस 2j। और मैकेनिज्म वही होगा, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ, पहले के साथ हो जाएगा -16, और 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे टू के साथ, जो कि आ जाएगा +24। -10 को मल्टीप्लाई कराना है तीसरे के साथ, तो यहाँ तीसरा के यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन जो है वो नहीं है, के यूनिट वेक्टर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि के यूनिट वेक्टर का जो क्वेश्चन है वो 0 है। तो लिहाजा 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू 2 +24, तो ये क्या बन जाएगा 8। दिस इज द वर्क डन बाई द फोर्स एफ थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डी। होपफुली जो आज हमने डिस्कशन की है, जो कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस की हैं, वो आप सबको समझ आ गई होंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर इस किस्म के क्वेश्चंस आपको चेंज करके भी आए तो आप इस पोजीशन में हैं कि कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपने हर क्वेश्चन की स्ट्रेटजी देखनी है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।